गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू साइंटिफिक न्यूज़ अपडेट्स। आज हम बात करेंगे जो भी अभी तक की वेबसाइट्स मिल्क इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की उसके हिसाब से 92 वैक्सीन्स का ट्रायल चला, जिनमें 45 एंटीबॉडी बेस्ड हैं, 20 एंटीवायरल बेस्ड हैं, 12 सेल साइकिल बेस्ड हैं, थेरेपिस्ट हैं, 5 आरएनए बेस्ड वैक्सीन से, 55 जो अदर हैं सोल्यूशन करंटली एक्सप्लोरिंग द फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस के अगेंस्ट में सार्स कोविड-2। तो आप सारी डिटेल्स इस वेबसाइट में आप जाके पता कर सकते हैं, अभी तक क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, इन सारी डिटेल्स इस वेबसाइट में आपको मिलेगा कि वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। देन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट में, जिसमें कि कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था एनिमल पे, रेसस मंकी, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल 23 अप्रैल को स्टार्ट किया था। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसमें साइंटिफिकली जो ये प्रूव की गई है वैक्सीन एक प्रकार के ओल्ड फैशन वैक्सीन है, जो वायरस है उसको केमिकली इनएक्टिवेट करके बॉडी सिस्टम में डाला गया, क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी सिस्टम ऐसे वायरस को कभी इनकाउंटर नहीं किया, तो हमारे सिस्टम में ऐसा कोई इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। और अभी जो केमिकल या डीएनए बेस्ड या प्रोटीन बेस्ड टाइप की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स तो चल रहा है, लेकिन ये अभी आने में टाइम लगेगा, तो इस तरह के वायरस एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखते हैं आगे आने टाइम में क्या इसका इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, वहाँ पर ये पाते हैं कि एक अनदर साइंटिफिकली प्रूव किया गया एक सिरप है, कफ सिरप है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज जो लोग करते हैं उसके लिए पाबंदी लगाई गई, क्योंकि ये कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है या प्रोग्रेस करता है, इंक्रीज करता है, जिससे और हेल्दी सेल्स की डेथ होती है। तो आप इस चीज़ को आप इस रिसर्च पेपर से पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CDC लैब ने इसको पाबंदी लगाई है कि ताकि जो लोग भी इसका यूज़ कर रहे हैं इसके खिलाफ बंद करें, क्योंकि ये आपके सेल्स को और डेट करेगी, क्योंकि कोरोना वायरस इस चीज़ को यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ में, अपने रेप्लिकेशन प्रोसेस में। इट इज़ वेरी इनइफेक्टिव अगेंस्ट टू फाइटिंग कोरोना वायरस। सो प्लीज़ स्टे away from this drugs या this cough syrups, because ये it is not good for the your health, because in this time coronavirus is more active, so stay away from this। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जो कोरोना वायरस कोविड-19 है उसमें ये पाया गया इंटेस्टाइनल सेल्स में भी ये रिप्लिकेट करता है और वहाँ एंट्री करता है, बिकॉज जहाँ जहाँ पे ACE2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर पाए जाएंगे वहाँ पे सार्स कोरोना वायरस 2 ये इन्फेक्शन काजिंग करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, उसमें अपने रिप्लिकेट करेगा और सेल्स को डेथ करेगा। यही इसी वजह से ये रिपोर्टेड किया गया जाकर ये डायरियल केसेस भी रिपोर्ट आता है बहुत सारे पेशेंट में। और जो नॉर्मल सीजनल कोरोना वायरस होते हैं, जो जनरली फ्लू वायरस होते हैं, उनमें ये केस नहीं होता, उनमें डायरियल टाइप की डिसीजेस नहीं होती, इसीलिए उन सब से ये डिफर है और ये अलग टाइप का सिम्टम्स शो करता है, जो डिसीज़ काजिंग के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट होता है बहुत से सैंपल्स में या बहुत सारे पेशेंट केयर में। तो दिस इज़ द मेन रीजन वी आर वर्किंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन कोरोना केसेस अपडेट्स में। वहाँ पे हम देखते हैं 33 लाख के ऊपर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में इन्फेक्शन के केसेस में, और यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है जाके 2,39,000 इतने के आसपास। रिकवरी भी 10 लाख हो चुकी है। जो डेथ रेट चल रहा है जाकर वहाँ 18% के आसपास चल रहा है, और सीरियस अभी 2% इतने हैं। ये रिकवर्ड हो चुके हैं, ये अपने घर वापस जा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी भी कोरोना वायरस का कहर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब इसी सेक्शन में हम इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में क्या रिपोर्टेड है। 37,257 केसेस अभी तक रिपोर्टेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। डेथ भी देखो 1223, कल 1100 थी आसपास। रिकवर्ड 10,000 हो चुके हैं। क्लोज केसेस इतने हो चुके हैं जिनमें हमारे पास 11% से डेथ रेट हो चुकी है। डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है, वहाँ वर्ल्ड में भी कम हुआ है और यहाँ भी कम हो, क्योंकि वर्ल्ड में पहले 21% था, अब वहाँ 18% हो चुका है। इंडिया में पहले 12% था, अब 11% हो रहा, तो ये काफ़ी। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, स्कॉलरशिप सीरीज सेक्शन में, जहाँ पे हम एक दूसरे को साथ स्कॉलरशिप का शेयरिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 100% स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप है, ये एक ग्रुप है जाके जो इस आयरलैंड में पाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क है, कॉलेज ऑफ कॉर्क होता है, UCC होता है, वहाँ पर आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं डिटेल्स में। बहुत सारी स्कॉलरशिप इस समय आ चुकी है यहाँ पर, 1 बाय 1 आप एक एक करके आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर, और वहाँ जाके आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली आपके लिए बहुत सारी 100% फेलोशिप, दीज आर 100% स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड की गई जाकर, चाहे माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन हो या कोई और सेक्शन हो, डिजिटल सेक्शन हो, वहाँ पर आप प्रॉपरली जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिस फील्ड से आप लगते हैं आप उस फील्ड में आके अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, और आप होपफुली यू विल गेट दिस इज़ द स्कॉलरशिप सीरीज सेक्शन।
अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर हम एक पेपर को, रिसर्च पेपर्स को काफ़ी डिटेल में लेते हैं। यहाँ पर लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये हमारी बॉडी सिस्टम जो एसेंशियल का मीन होता है, जो हमारी बॉडी सिस्टम नहीं बना सकती, उन्हें हम बाहर किसी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स जहाँ पर ये रिच होता है वहाँ से हम बॉडी सिस्टम में लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी बॉडी सिस्टम का क्या रोल है, और जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है एस्टाइलेशन एंड डी एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन से हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी डिसीज प्रोसेस में क्या इसका रोल है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पेपर में एक्सप्लेन किया गया जाकर, और इसके क्या क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी सिस्टम में, ये भी एक्सप्लेनेशन दिया गया जाकर इस अमाइनो एसिड का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी सेल्स की ग्रोथ में, इम्यून सिस्टम्स के ग्रोथ में, और फाइटिंग अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या कुछ भी टाइप के माइक्रोब्स हैं जो होते हैं, और इसेंशियली क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी सेल्स के लिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये मेन रोल इसका जो होता है हमारी बॉडी सिस्टम्स में, ये एक प्रकार से मान के चलो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड के रूप में होता है। इसका कोडानिक सिस्टम ए या जी बोलते हैं जाकर। एस्टाइलेशन प्रोसेस में कैसे रोल है, डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड की प्रोडक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडी प्रोडक्शंस के लिए यूज होता है। एस्टाइलेशन एक प्रकार का एस्टिल ग्रुप का ऐड है किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ उसमें, और टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। और इसका क्या क्या रोल है, कैसे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस ऑफ द जो न्यूक्लिक एसिड या लिपिड फार्मेशन किस तरीके से इसको ऐड करता है, बहुत ही एसेंशियल अमाइनो एसिड है। करेंटली स्टडी किया जा रहा है इस पर, ह्यूमन डिसीज़ में इसका कैसे रोल करता है, कैसे उस चीज़ को एक्टिवेट करता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो भी वायरस या माइक्रोब्स एंट्री करता है उसके अगेंस्ट ये फंक्शन कर सके। तो ये एक वेरी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और हमारी बॉडी सिस्टम को किस तरह से फाइट करता है इस चीज़ को हम आगे देखते हैं वन बाय वन। तो ये अमाइनो एसिड जो लाइसिन है, जब एस्टाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, जब इन कैंसर सेल्स में होता है, उनमें किस तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट कर देता है ताकि जो इम्यून सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें ये सेल्स में इन्फेक्शन हो चुका है जाकर। अब जस्ट लाइक इन द क्रोन डिसीज़ या अल्सरेटिव टाइप की कोलाइटिस है, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी बॉल जो डिसीज़ होती है ना, कैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ये बढ़ाता है जाकर। ये टू अंडर वेरी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में ये भी पाया गया जाकर कि एस्टाइलेशन जब H4 सेल्स में होता है, H4 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जाकर, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स किस तरीके से सिग्नलिंग करते हैं जाकर जिस दौरान से द्वारा। और भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, जस्ट लाइक इन द कोई जैसे एडिक्ट हो जाता है कोकीन्स का या डिफरेंट टाइप के एडिक्ट ड्रग्स का, वहाँ पर एस्टाइलेशन जो लाइसिन का है उसका क्या रोल है, इट इज़ आल्सो इसमें जो मेंशन किया गया जाकर वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ये बंदन में किस तरीके से किसी ड्रग से किसी केमिकल का एडिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेन रोल इन्फ्लेमेशन में भी बहुत। तो जो मेन रोल है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में किस तरीके से करता है, एक्चुअली जो लाइसिन होता है, एस्टाइलेशन डी एस्टाइलेशन दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्टिवेट करता है, एक डी एक्टिवेट। अगर एस्टाइलेशन जा रहा है या डी एस्टाइलेशन, अगर कोई सेल्स है उसमें एस्टाइलेशन हो रहा है, वो सेल्स जाके एक्टिवेट करेगी जाकर, फिर रीएक्टिवेट करेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट अपॉन द एंजाइम्स, वो प्रोटीन के साथ टाइटली रेगुलेट होता है। लेकिन अगर कोई सेल्स या कोशिकाएं कोई प्रोसेस अगर डीरेगुलेट या किस तरीके डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये प्रोसेस भी अपने आप धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगता है, या वहाँ पे जाके उसका फंक्शनिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता, उस सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता, क्योंकि केमिकल मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, जिससे कारण लाइसिन का बाइंडिंग या उस तरीके से मॉडिफिकेशंस नहीं होने पाते जिसके कारण वो एक्टिवेट कर सके। ये एक टाइप की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाने लगता है, कैंसर सेल्स हो या कोई और डिसीज होता है जाकर। तो यहाँ से इस तरीके से ये एक्टिवेट करता है, सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस ये बताता है, कंक्लूजन में अगर देखते हैं, एस्टाइलेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी सिस्टम की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए, या सेल्स की मसल्स के लिए, या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, हार्मोन्स, या फिर कोई भी बॉडी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए। बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज अभी भी मिसिंग है। हम उस तरीके को रिसर्च में चल रहा है कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल या अदर्स प्रोकैरियोट में इसका क्या रोल हो सकता है। इट इज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट जीन एक्सप्रेशंस में बहुत ही ज़्यादा, प्रोटीन के रेगुलेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस का रोल है जाकर। हम इस चीज़ को भी कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी कैंसर डिटेक्शंस या एडिक्शन प्रोसेस, डिफरेंट टाइप की सोशल मॉडिफिकेशन डिसीज़ में होती है, उनमें कैसे कैसे रोल्स हैं। रिसर्च अभी चल रही है, इसके बहुत सारे थेरेपेटिक एप्लीकेशंस या अदर जो भी हमारी बॉडी सिस्टम है इनमें क्या क्या रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने इस पेपर से ली। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यहाँ जाके लाइसिन क्रिस्टलाइजेशन या और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Hope you like it, enjoy it. Subscribe please. Thank you.